अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। टीएलपी कलदम रहेगी या कलदम नहीं रहेगी, टीएलपी का स्टेटस इस वक्त क्या है और आगे क्या होगा, इन तमाम सवालात का फिलहाल कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से आने वाले दो मुख्तलिफ जवाबात के बाद टीएलपी का स्टेटस अभी तक कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है और यह कॉम्प्लिकेशन हुकूमती सतह पर कंफ्यूजन की वजह से है। कल हमारे शो में वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान से जब हमने पूछा कि टीएलपी पर क्या पाबंदी हट रही है तो उनका क्या मौकफ था, यह आप खुद सुन लें। तो अली मोहम्मद खान साहब, अब ये बताइएगा कि जो बैन लगी थी टीएलपी पर वो अपनी जगह पर कायम है, उनके सरबराह को क्या रिहा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, जो बाकी लोग हैं उनके साथ क्या होगा, थोड़ी सी अगर क्लैरिटी इस पर भी दे दे। साद रिजवी साहब और टीएलपी पे पाबंदी है, वो ये चीजें, वो तो शेख साहब ने खुद आज एक मीटिंग में ये बात कही भी है कि ये एक प्रोसेस के तहत अभी रिवर्स होगा। बेहद जुम्बश कलम नहीं हो सकता कि आज पाबंदी लग गई और कल दोबारा हटा दी, तो एक प्रोसेस के तहत वो हट जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं दोबारा से रीएम्फसाइज करता हूं सवाल को कि टीएलपी पे जो पाबंदी है वो फौरी तो नहीं हटेगी, लेकिन ड्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद हट जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मतलब वो टीएलपी विल नॉट बी बैंड एनीमोर ना, कलदम नहीं रहेगी जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, होपफुली इंशाल्लाह। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि टीएलपी पर से पाबंदी हटाने का उनका कोई इरादा नहीं है। डॉन की खबर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हुकूमत का कलदम टीएलपी पर लगाई गई जो पाबंदी है उसे हटाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि टीएलपी को हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदी खत्म करने के लिए अदालत से रुजू करना होगा। और आज विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये इशारा दे रहे थे कि अभी तो कलदम है टीएलपी, लेकिन मुस्तकबिल का स्टेटस कुछ और भी हो सकता है। इन्हीं तमाम मामला पर बात करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, ये कंफ्यूजन है कि कल वजीर आजम की जानिब से खबर आई कि कोई प्लान नहीं है टीएलपी को अनबैन करने का, कुछ ना उनसे वादा किया गया, लेकिन साथ ही साथ अली मोहम्मद खान साहब ने हमारे शो में ये कहा कि ये एक ड्यू प्रोसेस है, उसके बाद पाबंदी खत्म हो जाएगी और उस पर हुकूमत ने इत्तेफाक भी कर लिया है। क्यों आपकी हुकूमत दो मुख्तलिफ बातें कर रही है, कंफ्यूज लग रही है? कोई डिफरेंट मैसेज नहीं है, सिर्फ यह है कि चूंकि आपके प्रोग्राम में अली मोहम्मद साहब थे तो आपको लग रहा है कि वो कंफ्यूजन है, बाकी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है पाकिस्तान में सवाए आपके। और कंफ्यूजन ये है नहीं है कि वो जो उसका स्टेटस है वो कालदम है और दे विल रिमेन सो अनटिल कि वो अपने कानून का जो रेमेडीज हैं वो अवेल करें, और अगर उनको जो लीगली जो बात का प्रोसेस है अदालतों में और रिव्यू कमेटी के सामने वो अपने आप को पेश करेंगे, और अगर जो लीगल रेमेडी है वो अगर वो लें तो वो तो जाहिर है उनके ऊपर है, वो उसको तो हम नहीं रोक सकते उनको लेने से। बहरहाल इस वक्त तक जब आपसे बात कर रहा हूं मैं तो वो कालदम का स्टेटस है और यही हुकूमत की पोजीशन। अच्छा, एक तो चौधरी साहब अली मोहम्मद खान साहब एक बड़े जिम्मेदार वजीर हैं आपके, वो वकला को जो है वो कोट करके ये बात कर रहे हैं कि तहरीके लब्बैक पर पाबंदी जो है वो खत्म की जा रही है, वजीर आजम कह रहे हैं नहीं खत्म की जा रही। अब कंफ्यूज मैं हूं या कंफ्यूज आपकी हुकूमत है? ये तो आपका है और उनका मामला, इसमें मैं क्या कह सकता। अच्छा, तो ये बता दीजिए कि क्या किसी किस्म के मुज़ाकरात में टीएलपी से यह वादा नहीं किया गया कि हुकूमत आप पर से पाबंदी हटा लेगी, उसे रिवर्स कर देगी, या इस प्रोसेस को आप फैसिलिटेट भी करेंगे? देखिए, हुकूमत जो है जो भी पोजीशन ले सकती है वो आइन और कानून के तहत ले सकती है। हम कानून के बियॉन्ड पोजीशंस नहीं ले सकते, और ये जो पोजीशन जो आप कह रहे हैं वो कानून ही के बियॉन्ड है। सो उनको जो बैन करने से अनबैन करने का जो मामला है वो एक लीगल मामला है और उसको कानूनी तरीके से ही डील नहीं देख साहब, एक प्रोसेस है, आई अंडरस्टैंड, उन्होंने अपील करनी है, फिर आपने एक कमेटी बनानी है, 90 दिन में उसका फैसला होना है, लेकिन हुकूमत अगर इसको परसू करना चाहे तो बैन बरकरार रह सकती है, ना करना चाहे तो बैन हट भी सकती है, यानी बैन हटने का दारोमदार हुकूमत पर है। आप चाहती क्या है, हुकूमत क्या चाहती है? जो अगर आप आर्टिकल 17 देखेंगे और फिर एंटी टेररिज्म एक्ट देखेंगे तो उसमें बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर जो समरी है इस वक्त इंटीरियर मिनिस्ट्री की, वो उनको कालदम करार देने की जो वजूहात हैं वो बयान करती है। अब वो जो वजूहात हैं उनमें अगर वो वायलेंस से तौबा करेंगे, पीछे हटेंगे, हुकूमत की रिट को जो है वो तस्लीम करेंगे
उसके बाद वो जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की उसको चैलेंज ना करने का वादा करेंगे। ये वो सारी ग्राउंड्स हैं जो उनको अपनी एप्लीकेशन में देनी है। सो पहले वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो फिर अच्छा ये बताइए, जो जिस तरीके से ये मामला मिस हैंडल हुआ, जो लगा, पहले वो आए, उनसे मुआहदे हुए, फिर वो सड़कों पर आए कि आपने हमसे जो चीजें मुआहदे में की उस पर अमल करें, आप इनकार कर देते हैं, उन पर पाबंदी लगा देते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब बिल्कुल स्पॉट ऑन बात करते हैं कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करना बतौर जिम्मेदार रियासत मुमकिन नहीं है। उसके अगले दिन फिर वही वाला सरेंडर, वही चीज आप पार्लियामान में लेके आ जाते हैं। ये फैसला साजी का फुकदान क्यों नजर आ रहा है? ये मेरा ख्याल सिर्फ आप ही का पूरे पाकिस्तान में तजिया होगा या शायद डॉन में एक दो लोग और हों जिनका ये तजिया हो। सरेंडर का अगर मतलब ये है, जिस तरह से डॉन ने एडिटोरियल लिखा और कहा कि बैन ही नहीं करना चाहिए था, और पहले के व्यूज अगर आप देखें डॉन के तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तो सरेंडर उसको कहते हैं या यू टर्न उसको कहते हैं कि अपनी पोजीशन जो है उसको बिल्कुल बदल लेना। जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हमारी जो कंसिस्टेंट पोजीशन थी वो यही थी और अब भी यही है। जो मुज़ाकरात के दौरान जो एक सूरत हाल बनी जिसकी वजह से गिरफ्तारियां करनी पड़ी, वो ये थी कि तहरीके लब्बैक अपने वादे से पीछे हट गई थी। बातचीत चल रही थी, बातचीत चलने के दौरान ये रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने अपने लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने का कह दिया। और ये जो बातचीत चल रही थी वो ये चल रही थी कि हम जो रेजोल्यूशन आएगी वो ये आएगी कि आप ये नहीं कह सकते, हमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि फ्रेंच एम्बेसडर को या किसी एम्बेसडर को निकाला जाए। आप ये मुतालबा कर सकते हैं, आप अपनी एक राय रख सकते हैं, लेकिन आप हम पे थोप नहीं सकते। ये जो लैंग्वेज थी उसके ऊपर बातचीत हो रही थी, उन्होंने इसके ऊपर रिजिस्ट किया। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, उसके बाद जो सब कुछ हुआ, उसके बाद तहरीके लब्बैक ने अपनी पोजीशन से अच्छा एक क्लैरिफिकेशन चोई साहब, मैंने जो सवाल आपसे किया वो मेरा नजरिया नहीं सवाल था। हम डॉन में सवाल जो है हकायक पर करते हैं, अपने नजरियात पर नहीं, और डॉन ने ना कभी हम पर दबाव डाला ना डाल सकते हैं। सादा सा सवाल आपसे ये था कि फ्रांसीसी सफीर को उस तरह से निकालना ठीक नहीं। अगले दिन उसी टीएलपी के साथ आप मानकर उस पर बहस कराने के लिए करारदाद पार्लियामान में ले आते। इंटरनेशनली एक अच्छा मैसेज आपने नहीं दिया। आपको मेरी राय का भी पता है, डॉन से पहले की भी और डॉन में आने के बाद भी। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक चीज गलत है तो उसे माना क्यों गया, और हम इस करारदाद में एक लफ्ज भी अभी नहीं बदल सकते। फैक्ट्स पे आते हैं। का मैं रेफरेंस दे रहा था, वो मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रहा था कि मैं आपको बता रहा था कि यू टर्न क्या होता है और उसके ऊपर पोजीशंस जो है वो क्या होती हैं। कि एक कंसिस्टेंट पोजीशन थी कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको बैन करना चाहिए, और जब बैन हुई तो अगले दिन ही एडिटोरियल लिख दिया कि नहीं ये बैन नहीं करना चाहिए, और ये बड़ा जनाब जुल्म हो गए, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। तो मैं आपको उधर रेफरेंस दे रहा था, और मुझे जाहिर है आपकी पोजीशन का पता है, आपने हमेशा बड़ी एक प्रोग्रेसिव और मॉडर्न पोजीशन ली है। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। फवाद चौधरी साहब से ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रखते हैं। जहांगीर तरीन साहब की सुनाए कि बड़ी जल्द मुलाकात हो रही है इमरान खान साहब से। फवाद चौधरी जो है तरीन साहब के भी करीब है। दूसरा शिबली फराज साहब ने एक बयान दिया है कि जी ईद का साइंस और टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल जो अंडरमाइन करने की उन्होंने कोशिश की है फवाद चौधरी साहब की परफॉर्मेंस को, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। विफाकी वजीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, तरीन साहब का मामला क्या सेटल हो जाएगा? आप उनके भी करीब हैं, खान साहब के भी बड़े पुरएतमाद काबीना के आप साथी हैं। आजकल मैं सुना उनकी मीटिंग भी होने जा रही है, क्या मामला हल हो जाएंगे? केसेस का क्या बनेगा? मीटिंग का तो मुझे फ्रैंकली नहीं पता कि उनकी होने जा रही है या नहीं हो रही जा रही, क्योंकि मेरी पीएम साहब से भी बात नहीं हुई और तरीन साहब से भी बात नहीं हुई। ठीक, लेकिन जो एक इस का जो एक हवाला ये जरूर है कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो बहुत अहम हिस्सा रहे हैं पीटीआई का, और सच्ची बात तो ये है कि पीटीआई को अगर आज गवर्नमेंट में है तो तरीन साहब का उसमें बड़ा रोल है और उसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ओपनली इसका इजहार करते हैं अपने उन एफर्ट्स का जो जहांगीर तरीन साहब ने किए। दूसरा जो बात है कि उनके ऊपर जो इल्जामात है, देखिए जो भी इमरान खान को जानते हैं वो उनको जहांगीर तरीन साहब समेत कोई उम्मीद ही नहीं करेगा, ना ही कोई ये जुर्रत करेगा कि इमरान खान को ये कहे जाके कि जी ये केस है, ये प्लीज आप फोन कर दें कि इस पे जरा कोई रिलैक्सेशन हो जाए। ये इमरान खान इस तरह के बंदे ही नहीं है, ना ही उनसे इस तरह की कोई उम्मीद कोई जो है वो करेगा, ना ही वो कहेंगे। और वो केसेस जो है उनके मेरिट्स जो है वो खुद वो डील करेंगे।
एक हिस्सा इसका जो है, जो तरीक साहब कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, बिल्कुल वो हिस्से के ऊपर देखें, मैंने भी पीएम साहब से रिक्वेस्ट की है और बाकी लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया है कि सर इसको जो है वो उनको इंश्योर होना चाहिए कि किसी किस्म की कोई सियासी इसमें मुदाखलत नहीं है। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो फोरम बना देंगे जिसमें। अच्छा, राना सनोला साहब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके खिलाफ आपने कोई दहशतगर्दी का मुकदमा बनाना था, क्या बना उसका? अभी तो ये टीएलपी के चक्कर में पड़ गए हैं, तो सच्ची बात यह है कि पंजाब गवर्नमेंट से पूछा भी नहीं है कि क्या बना है क्या नहीं हुआ। बाद में ये सारा मामला जो है वो उधर हो गया। मेरी जाती तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि ये है कि इस तरह की गुफ्तगू ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अच्छा चोई साहब ये बताएं, आपको वजीर इत्तलात के तौर पर हटाया गया, उस वक्त मैंने खुद भी ये कहा था अच्छा फैसला नहीं है, और बाद में फिरदौस आशिक अवान आई, शिबली फराज आई, एक डिजास्टर्स सा फैसला साबित हुआ, फिर आपको फिर लाया गया। कल को ऐसे ना हो कि खान साहब आपको फिर कहेंगे जी चौहान साहब आ रहे हैं और फवाद साहब आप चले जाएं। ये बार बार की रिशफलिंग का कुछ मयार तो होना चाहिए। ये तो देखिए अब आर्टिकल 90 के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, और अभी जो है वो कहीं और कहेंगे तो कहीं और कर लेंगे। लेकिन सही है आपकी बात, इस हवाले से कंसिस्टेंसी जो है वो इम्पोर्टेंट है, हुकूमती फैसलों में भी होनी चाहिए, और काफी हद तक लेकिन ये है कि जब जरूरत भी हो जाती है। और सच्ची बात तो यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मैंने काफी मेहनत की है वहां पे, और आई होप के शिबली फराज जो है उन्हें इनिशिएटिव। अच्छा चले मैं ये शिबली फराज साहब का हाल पूछ ही लेता हूं कि आपने जो किया हम सब ने देखा, स्पेशली रोहित हिलाल वाला जो मामला था, उसमें अचानक ही फिर शिबली साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जी इसका ईद का कोई वो ही नहीं है, काम ही नहीं है, साइंस और टेक्नोलॉजी चांद का, उसके साथ अंडरमाइन किया उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस को। नहीं, ये तो पहले एक्चुअली 70s में जब रोहित हिलाल नहीं बनी थी तो उस वक्त तो ये ऑफिशियली भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास ही था। और जाहिर है अगर जो चांद सितारे स्पेस अगर इन कामों के ऊपर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का काम नहीं है तो फिर क्या काम होगा। तो लेकिन मुझे उम्मीद है वो कई दफा बनस्पर ऑफ द मूवमेंट में भी कोई बात कर जाता है, और शिबली साहब को भी शायद वो एक तो उस वक्त कोई बात कर गए होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्टीमेटली वो इस चीज को रियलाइज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो हमने एक रोहित ऐप लॉन्च कर दी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शिबली फराज साइंस और टेक्नोलॉजी में चांद नजर आ जाएगा? उम्मीद है कि उनके इंशाल्लाह आ जाएगा। चले फवाद चोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़ीन वक्त तो चाहता है ब्रेक का, जिसके बाद नून लीग पंजाब के सदर राना सनोला हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक आज़ीन। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर असम्बली असद कैसर के साथ जो रवैया इख्तियार किया और जिस तरह की बात उन्होंने की उस पर गो कि उन्होंने माजरत भी कर लिया। लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जो जूता मारने वाली बात थी उसका नोटिस लेते हुए खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है एक नोटिस उन्हें दिया गया है कि 7 दिन में वो माजरत करें और अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। अब देखना यह होगा कि अब्बासी साहब का रद्द-ए-अमल क्या होता है। दूसरी जानिब ये गर्मा गर्मी कौमी असम्बली के इजलास में जिस वजह से हुई वो टीएलपी के मुतालबे के हवाले से फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने से मुतालिक बहस के लिए जो करारदाद थी, नून लीग ने उस करारदाद को नाकाफी करार देते हुए उसमें मजीद इजाफे के लिए वक्त मांगा है। साथ ही नून लीग टीएलपी पर पाबंदी या उसे कलअदम करार देने के हक में है या नहीं है, इस पर भी बहस करेंगे। अब कौमी असम्बली का इजलास कल नहीं परसों जुम्मे को हो रहा है। इस हवाले से नून लीग ने क्या तैयारी की है और करारदाद में नून लीग मजीद क्या तब्दीलियां ला रही है, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। नून लीग पंजाब के सदर और उनके सीनियर रहनुमा राना सनोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 7 दिन में जवाब दें, अपनी पोजीशन वाजे करें, ये असद कैसर साहब ने नोटिस दे दिया है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को जूता मारने वाली जो बात थी। क्या अब आप समझते हैं कि अब्बासी साहब को माफ़ी मांग लेनी चाहिए? देखें, इसका अब्बासी साहब यकीनन जो है वो जवाब देंगे, और जिस तरह का वहाँ पे माहौल पैदा किया गया है पार्लियामेंट में, जिस तरह से पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई है, जिस तरह से वहाँ पे अपोजिशन को दीवार से लगाया गया है, जिस तरह से वहाँ पे अपोजिशन को मासवाए गालियाँ देने के और मासवाए जो है वो उनको बुरा भला कहने के कोई और काम नहीं हुआ पिछले 2.5-3 सालों में। तो स्पीकर का जो रोल है वो इसमें बिल्कुल
एक ऐसा जानबदार रोल रहा है जो कि एन अपॉलोजी टू स्पीकर ऑफिस है। तो ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ कि अगर हीट ऑफ मोमेंट में अब्बासी साहब ने ये बात की है तो इसकी रेलेवेंस जो है वो पूरे उस माहौल को जाती है। ये आप पूरे माहौल में से किसी एक बात को अलहदा से जो है वो कट करके नहीं देख सकते। इसका बड़ा मौसर जवाब शाहद अब्बासी साहब दे सकते हैं और यकीनन वो इसका जवाब देंगे और उस आईने में स्पीकर साहब को शायद ख़ुद माजरत करनी पड़ जाए, क्योंकि उनका जो रोल पिछले 2.5-3 साल का है वो भी कोई स्पीकर ऑफिस के शान शान नहीं है। ठीक। अच्छा राणा साहब, इस पर स्पीकर के रोल पर या उनका जो कंडक्ट रहा है उस पर आपका हक है, आप सवालात उठा सकते हैं, लेकिन जूता तो नहीं मारा जा सकता उन्हें। नहीं, जूतों का हार इनके गले में डाला जा सकता है। जो इन्होंने कारनामा पार्लियामेंट की बेतौकीरी और जमहूरी रवायात की तबाही की सूरत में जो इन्होंने इस मुल्क और इस ऐवान में जो है वो सामने लाए हैं, तो उसके ऊपर इनको हार तो पहनाया जा सकता है। मेरा ख्याल है मारा ना जाए, इनको हार पहनाया जाए इनको। राणा साहब, आप उन्हें हार पहनाएंगे जूतों के, वो आपको पहना रहे हैं, तो ये पाकिस्तान को किस तरफ हम लेके जा रहे हैं? अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दें? नहीं, पाकिस्तान को नौजवान नस्ल को पैगाम वही जा रहा है जो 2014 में कंटेनर पे चढ़ के दिया गया था, जो 2015, 16, 17 और 18 में दिया गया। उस वक्त जब हम ये कहते थे कि ये आप गलत कर रहे हैं और ये आप इस मुल्क की सियासी रवायात का जो है वो जनाजा निकाल रहे हैं, तो उस वक्त किसी के कान पे जूं रींग रही थी। अब ये फसल जब पक के अब जो है वो जवां हो गई है, तो बाराबर हो गई है, तो अब ये फसल जो बोई है उसको काटना तो पड़ेगा। ये माहौल जो है ये कोई एक दिन में पैदा हुआ है। ठीक है, असल जो इशू है टीएलपी वाला, उस पर अब थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए कि नून लीग का इस वक्त स्टांस क्या है कि अब जो करारदाद आई, अब तो टाइम आपको मिल गया जुम्मे को, क्या आप उस करारदाद की हिमायत करेंगे जिसमें वो बहस के लिए मंजूर होगी कि फ्रांसीसी सदर को जो है वो मुल्क बदर किया जाए? नून लीग उसकी हिमायत करेगी? देखिए, मामला ये है कि ये करारदाद जो है ये कल पेश हुई और मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा को 25 से 40 मिनट लगे हैं उस पे जो नामूस रसालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से मुतल्लक जिस फ़िक्र का इजहार किया गया और जिस पेशबंदी के मुतल्लक इक़दामात करने का इरादा ज़ाहिर किया गया, उससे तो खैर किसी को इनकार हो नहीं सकता। ना मुस्लिम लीग नून को हो सकता है, ना किसी और सियासी जमात को हो सकता है, ना किसी मुसलमान को हो सकता है, बल्कि वो गैर मुस्लिम जो पाकिस्तान में आबाद हैं उनकी हद तक तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन मामला ये है कि ये करारदाद कल पेश हुई है, उसके ऊपर अपोजिशन ने एतराज़ किया है कि ये नामुकम्मल है, इसमें थोड़ा इजाफा होना चाहिए, और वो करारदाद जो है वो पेश हुई और उसके बाद टीएलपी ने अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया। अगर बात इतनी सी थी तो ये जो मुआहदा हुआ था उस मुआहदे के मुताबिक ये 20 अप्रैल तक करारदाद पेश होनी थी। कल 20 अप्रैल को ये करारदाद पेश हुई तो उन्होंने अपना तमाम जो एहतजाज था उसको कॉल ऑफ कर दिया। तो ये आज से 5 माह पहले जब ये मुआहदा हुआ था उसके बाद ये करारदाद क्यों पेश नहीं की गई? उसके 3 माह बाद जब मुद्दत ख़त्म हो गई तो फिर 2 माह की और एक्सटेंशन ली गई, तो फिर ये 5 माह में करारदाद क्यों नहीं पेश की गई? वो मुआहदा जब किया गया था और उसका मकसद सिर्फ ये करारदाद पेश करना था जो कल पेश हुई है, तो ये तो कोई ऐसा मामला ही नहीं था। इसके पेश होने में हर्ज क्या था? इसको पेश कर दिया जाता। लेकिन तो राणा साहब ऐसा क्यों हुआ? नहीं सुन ले ना, वे फॉरवर्ड इसमें कैसे आप इन चीजों को छोड़ के वे फॉरवर्ड पे कैसे चले जाएंगे? आप मुझे ये बताएं कि काम तो था इतना सा, यानी उनका मुतालबा टीएलपी का तो सिर्फ ये था कि जी करारदाद पेश करें, हम एहतजाज जो है वो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप मुझे बताएं कि हाफिज साद रिजवी को गिरफ्तार क्यों करवाया गया? पाबंदी क्यों लगाई गई? कालअदम करार क्यों दिया गया? उनको कहा गया ये दहशत गर्द है, उनको 4 शेड्यूल में डाला गया, उन पर चढ़ाई की गई, पुलिस के लोग शहीद करवाए गए, उनके लोग जो है वो शहीद किए। अब पुलिस के लोगों की तादाद 4 बता रहे हैं, उनकी तादाद कोई 8 बता रहा है, कोई 26 बता रहा है। आप मुझे ये बताएं कि 5 दिन पूरा मुल्क जो है वो यानी बंद रहा और लोग परेशान रहे।
इस दौरान लोगों के कारोबारी नुकसानात हुए, लाखों करोड़ों की जो है वो गाड़ियां भी जली और प्रॉपर्टीज का भी नुकसान हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? ये हाफिज साद रिजवी की गिरफ्तारी का फैसला किसने किया? किसने उनको कलअदम करार दिया? किसने उनको दहशतगर्द करार दिया और क्यों दिया? जब बात सिर्फ इतनी सी थी जो कल करारदाद पास हुई और मामला जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये जो पाँच दिन का सेगमेंट इस पूरे मुल्क के ऊपर एक खौफनाक क़यामत सुगरा की सूरत में जो है वो वारद हुआ और उसके बाद रियासत की रिट सरेंडर हुई, ये कोई छोटी बात नहीं हुई। इसके बड़े रिपरकशंस हैं आने वाले वक्त में। इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जो जिम्मेदार है उसे सामने लाया जाना चाहिए। आप ठीक है, जो बैन की बातें हो रही हैं, जो ऑलरेडी वो कर चुकी है और हुकूमत अभी भी मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कोई फैसला नहीं हुआ बैन हटाने का। अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि जी एक प्रोसेस है वो होगा और बैन रिवर्स कर दी जाएगी। नून लीग का क्या मौकिफ है? अब इन्होंने जो किया वो ठीक था गलत था, उसको अगर साइड पे रखें, क्या आप समझते हैं कि इस तरह से बैन लगाना जो है वो ठीक है, यही मसाइल का हल है, ये फैसला दुरुस्त था? नहीं, जब इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। जब सिंपल मुआहदा ये था, उस मुआहदे पे वुज़रा के दस्तखत थे कि जी करारदाद पेश करनी है जो कल हो गई। इट वॉज सो सिंपल। तो इन्होंने फिर ये सारा काम किया क्यों? इन्होंने ये गिरफ्तारियां, ये हलाकतें, ये नुकसानात, ये पूरा जो है वो मुल्क बंद, ये कलअदम, ये फोर्स शेड्यूल, ये दहशतगर्द तंजीम, ये इसकी जरूरत क्या थी? ये क्या ड्रामा किया है इन्होंने? किसके कहने पे किया? क्या इनके मकासद थे? क्या इनकी नालायकी थी या इसके पीछे कोई साजिश थी? इसके ऊपर जो है वो एक कौमी कमीशन बनना चाहिए और इसकी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं वो जहां पे भी बैठे हैं उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए पूरी कौम के सामने और उसके बाद जो है ये बात आगे बढ़नी चाहिए। अब ये सिर्फ फ्रांस के सफ़ीर तक ये महदूद नहीं रही बात। ये फ्रांस के सफ़ीर को निकालना या ना निकालना जो है वो पार्लियामेंट का काम नहीं है। पार्लियामेंट में इन्होंने बहस करवानी है करवा लें, उससे जो गाइडेंस लेनी है ले लें। वो एक इंतज़ामी फैसला है, वो इसको गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। वो करें जो उन्होंने उनसे वादा किया है। ठीक है। और राणा साहब मुख्तसरन अगर बताइएगा, अगर तो ये हो जाता है, क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त फैसला होगा अगर गवर्नमेंट ये फैसला कर ले कि जी उनके सफ़ीर को हम निकाल लें? इंतजामी फैसला है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देखें, अगर इन्होंने उनसे वादा किया है, आप देखें ना, ये पार्लियामेंट को तो एतमाद में लेते ही नहीं है, अपोजिशन को तो एतमाद में नहीं लेते। अपोजिशन के मतलब तो आज भी वज़ीर आज़म कह रहा है कि अपोजिशन एक माफिया है। यानी वो वज़ीर आज़म जो कि एक जमहूरी और आइनी तरीके से इस मुल्क के ऊपर चले, वो डिफेक्टो डिजोरो को आप छोड़ें कि ये काबिज हुआ, सिलेक्ट हुआ, किस तरह से हुआ, इलेक्ट हुआ, लेकिन मामला ये है कि वो वज़ीर आज़म है। वो उस ऐवान का हिस्सा है जिस ऐवान में अपोजिशन बैठी है, वो अपोजिशन को माफिया कह रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस तरह से मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं? अब इसमें अपोजिशन जो है उसको पहले ये बताएं इन्होंने वादा क्या किया है, नेगोशिएशन क्या की है, अब क्या वादा किया है इन्होंने। यानी हमारे सामने तो बात सिर्फ आई है कि जी सिर्फ ये रेजोल्यूशन पेश करने का झगड़ा था, लेकिन अंदर इन्होंने उनके साथ बैठ के क्या मुज़ाकरात किए हैं, क्या क्या इन्होंने वादे किए हैं, अगले इन्होंने 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में इन्होंने क्या क्या कुछ करना है, कौन कौन सी पाबंदियां हटानी है, कौन कौन सी चीज़ें वापस लेनी है। वो भाई ये सारा कुछ आगे बताएं ना पार्लियामेंट में, तो फिर उसके ऊपर हमारा फैसला लें। ठीक ठीक। राना सनोल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अफगानिस्तान से यूएस जो अफवाज है, इंटरनेशनल अफवाज है, उनके विड्रॉवल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के उर्दू तर्जुमान हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका के सितंबर तक अफगानिस्तान से फौज के इनखला के ऐलान के बाद से खित्ते और खास तौर पर अफगानिस्तान में अमन और उसके मुस्तकबिल के हवाले से खदशात और उम्मीदों की दौड़ शुरू हो चुकी है। एक तरफ अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान है जो इन तमाम मामले के बराह रास्त फरीक हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान भी इस
तमाम मामले में बिलवास्ता मगर अहम तरीन स्टेक होल्डर है। यही वजह है कि अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जब फौजी इनखला का ऐलान किया तो साथ ही खित्ते के मुमालिक खास तौर पर पाकिस्तान से किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। अमरीकी सदर तो पाकिस्तान से किरदार अदा करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अफगान सदर अशरफ गनी, जिनको अफगान तालिबान तस्लीम ही नहीं करते और खुद अफगान इंतजामिया, हुकूमती जो इंतजामिया, उनमें भी उनको मसाइल का सामना है, वो अशरफ गनी पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छे जज्बात का इजहार नहीं कर रहे। अशरफ गनी पाकिस्तान को यह पैगाम दे रहे हैं, लेकिन खुद अफगान मामले के मरकजी फरीक अफगान तालिबान अमन अमल के हवाले से उनको अहमियत ही नहीं दे रहे, बल्कि अमरीकी सदर के फौजी इनखला के अमल में 5 माह की तोसी पर भी अफगान तालिबान जो है वो नाराज हैं और उससे ट्रंप इंतजामिया के साथ गुज़श्ता साल होने वाला मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। इसी वजह से इस्तांबुल में जो 24 अप्रैल को मुतवक्को अमन कॉन्फ्रेंस थी, अफगान तालिबान ने उसमें शिरकत से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये कॉन्फ्रेंस अब ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने तालिबान पर यह जोर दिया है कि अफगान पीस प्रोसेस का हिस्सा बने रहने में तालिबान का कौमी मफाद है। उन्होंने उनसे अपील की कि तालिबान अपने फैसले जो है वो खुद ही करते हैं और करें, लेकिन पाकिस्तान उन्हें आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगले 5 माह अफगान पीस प्रोसेस और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के तयन के हवाले से काफी अहम है, लेकिन बड़े अहम सवालात भी यहां पर उठ रहे हैं। 20 साल बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है, तो क्या आज का अफगानिस्तान 2 दहाइयों पहले के अफगानिस्तान से किसी तौर पर बेहतर है? क्या यह इनखिलाफ अफगानिस्तान समेत खित्ते में बेहतरी का बायस बनेगा, या फिर अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान की आपसी जो दूरियां हैं वो मसाइल को मजीद उलझा सकती हैं? यह सवाल भी उठता है कि 2001 में हमले से पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को एतमाद में लिया, क्या उस तरह आज अफगानिस्तान से जाते वक्त भी पाकिस्तान के खदशात और राय को अहमियत दी जाएगी? यहाँ यह सवाल भी उठता है कि क्या जो पुरानी हुकूमतें थी उनकी तरह बाइडन इंतजामिया भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के चश्मे से ही देखती रहेगी? क्योंकि बाइडन इंतजामिया के नए जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, पेंटागन चीफ हैं, वो जनूबी एशिया के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे में भारत शामिल है, पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं। ऐसा क्यों है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। अमरीकी दफ्तर खारजा के उर्दू तर्जुमान जेड तारड़ हमारे साथ मौजूद है। जेड तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अमरीका के अलावा हर एक मुल्क खित्ते का इस वक्त ये समझ रहा है कि अफगानिस्तान से इस वक्त इनखिलाफ का एक जल्दबाजी का फैसला है। क्या ये तालिबान का दबाव है, या अमरीका समझता है कि 2001 के मुकाबले में आप एक बेहतर और महफूज अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड पे से तो ये नहीं लग रहा जो सिचुएशन है ग्राउंड पर। जी आदिल साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आपसे जरा इख्तिलाफ करना पड़ेगा यहाँ पे। ये फैसला बिल्कुल हमने जल्दी नहीं लिया, बल्कि ये बहुत सोच समझकर एक लंबी प्रोसेस के बाद, हमारी इंटर एजेंसी प्रोसेस के बाद हमने ये फैसला लिया है। और सदर बाइडन का ये कहना है कि 20 साल पहले हम अफगानिस्तान में एक वाहिद मकसद के लिए गए हैं, और वो ये था कि हमने अलकायदा का मुकाबला करना था, और हमने जो 2001 में हमने टेररिस्ट अटैक्स देखे 9/11 पर, उनका जवाब देना था हमें। वो हो चुका है, बल्कि खुद उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन को 10 साल हो गए हैं इस वक्त। तो सदर बाइडन का ये सोच है कि अब वक्त आ गया है कि हम अफगानिस्तान को अफगान लोगों के हाथ में रखें, और हम ये भी समझते हैं कि जो अमन और इस्तेकाम कायम करने का जो प्रोसेस है वो अफगान लेड और अफगान ओन्ड होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल हम तालिबान के मुकाबले पर हम अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो पीस प्रोसेस है वो अफगान लेड होना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान से निकलने के फैसले में ना तो आपने अफगान हुकूमत को शामिल किया, ना दोहा अमन मुज़ाकरात में उनको कोई कॉन्फिडेंस में लिया गया। इस सारे मामले में अमेरिका ने अपने तय इनखिला का ऐलान कर डाला, तो फिर कैसे अफगान लेड होगा? ये माफ कीजिए, लेकिन ये गलत बात है। हमने अचानक ये फैसला नहीं लिया, और बल्कि हमने पूरे अपने एलाइज अफगान हुकूमत समेत नेटो एलाइज के साथ हमने ये फैसला लिया है। और ये एक बहुत अहम बात है, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अफगानिस्तान में फौजियों को निकाल रहे हैं, इनका इनखिला कर रहे हैं, लेकिन उनको अकेला नहीं छोड़ रहे हम, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जितना भी हमारा ताकत है, डेवलपमेंट असिस्टेंस, डिप्लोमेटिक, वो जारी रहेगा अफगानिस्तान में, और हम बिल्कुल अफगानिस्तान को अकेला नहीं आप तो ये नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 80 की दहाई में रूस के साथ जंग के बाद अचानक से अमेरिका अफगानिस्तान और खित्ते को अकेला छोड़कर चला गया, जिसका काफी नुकसान पाकिस्तान को भी उठाना पड़ा। अब भी अमेरिका ने 21 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ी और आप लोग छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुमालिक को यहाँ सफर होना पड़ेगा, हैंडल करना होगा इस सारी सिचुएशन को।
जियाद साहब ने आपने ठीक कहा है कि 80s में ये एक बहुत बड़ी गलती थी पूरी आलमी बिरादरी का कि हमने अफगानिस्तान को अकेला छोड़ा है। तो यही हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में कभी ना हो। इसीलिए बल्कि खुद सेक्रेटरी ब्लिंकन चंद दिन पहले काबुल में थे और वहाँ पे अपनी तकरीर में उन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हमारी उम्मीद यही है कि जो हमने तरक्की पिछले 20 साल में देखा है वो ही हम मुस्तकबिल में भी देखें और इसीलिए हम पूरे अपने डिप्लोमेटिक ताकत को जारी रखेंगे। अच्छा, अमेरिका पाकिस्तान को बताता तो है कि आप वॉर ऑन टेरर में फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं, लेकिन जब से बाइडेन इंतजामिया आई है पाकिस्तान से कोल्ड शोल्डर सदमोरी का इजहार हो रहा है। एशिया के लिए जिस प्लान का ऐलान किया गया पेंटागन चीफ ने, उसमें इंडिया शामिल है, पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं है। ऑस्टिन साहब भारत का दौरा उन्होंने किया। ऐसा क्यों है कि अफगानिस्तान और इंडिया के दौरे आप फिजिकली कर रहे हैं अमरीकी हुकाम, पाकिस्तान को सिर्फ फोन करके यही बताया जा रहा है कि आपने सिर्फ जनाब अमन के लिए और करना है, डू मोर ही करना है? 3 जो अहम प्रायोरिटीज़ हैं इस वक्त वो ये हैं कोविड-19 का मुकाबला करना, मौसमियाती तब्दीली और हमारा चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको सही रास्ते पर डालना है। वो ये हमारे टॉप 3 प्रायोरिटीज़ हैं। तो अगर हमारे खारजा पॉलिसी के प्रायोरिटीज़ आप देखें और शायद इसी से आपको एहसास हो जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किन से राब्ता रख रहे हैं, किन से फिजिकली हम देख रहे हैं। जहाँ तक इंडिया जाने या अफगानिस्तान जाना और जहाँ तक पाकिस्तान का किरदार है, पहली बात तो ये आप भी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी हम पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो एक हिसाब आप वहाँ से लगा लें। दूसरी बात यह है कि हम रोज़ करते हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ कि हम अपने ताल्लुकात इंडिया और पाकिस्तान के साथ एक ज़ीरो सम गेम नहीं समझते। यानी कि अगर हमने दौरा किया इंडिया में या पाकिस्तान में, इसका ये मकसद या इसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे कौम पर क्या हम नजरअंदाज कर रहे हैं या उन पे अटेंशन नहीं। अच्छा, खबर ये भी है कि इस्तांबुल की जो टॉक्स हैं, पीस प्रोसेस है, वो मुलतवी हो गया। उससे ये पैगाम साफ मिल रहा है कि अमेरिका चला जाएगा लेकिन तालिबान और अफगान हुकूमत साथ बैठने को शायद तैयार हो जाए। तालिबान जो है वो अफगान आइन को नहीं मानते, इलेक्शन नहीं मानते, इसी तरह अफगान हुकूमत ये कह रही है हम तो इलेक्शन जीत कर आए हैं। तो ये मामलात अमेरिका को तय करके जाना चाहिए था, इसी वजह से इस्तांबुल में टॉक्स नहीं हो पा रही। ऐसा लग रहा है कि एक मेस क्रिएट हो गया है और अमेरिका बस निकलना चाह रहा है वहां से। अब जी मैं ये नहीं समझता, बल्कि पहली बात तो ये है कि हम कहीं नहीं जा रहे। फौजियों को निकालने से इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी बातचीत है वो जारी नहीं रहेगा, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल छोड़ें अफगानिस्तान को। लेकिन ये कहते हुए बिल्कुल हम कह चुके हैं और कहते रहे हैं कि ये प्रोसेस अफगान लेड और अफगान ओन्ड होना चाहिए, होगा। तो ये कहते हुए हम ये भी समझते हैं कि उम्मीद करते हैं कि हम एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट पे हम आ सकते हैं और अमन और इस्तेकाम को कायम कर सकते हैं। चलें ज़ैद तारड़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।